चलिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बाद अगली चीज जो हम देखेंगे वो कौन सी, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, अब ये हमको समझना है। अब ये अपन ऑफिशियली इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें एक जो पुराना कॉन्सेप्ट था एटम का कि भाई एटम होता क्या है, तो सबसे पहली बार मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, हालांकि मतलब जैसे इंडियन हिस्ट्री देखेंगे हम केमिस्ट्री की, तो उसमें तो काफ़ी पहले इसको डिफाइन कर दिया गया था। बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यदि इसकी हम बात करें, है ना, तो इसने पहली बार कौन सी चीज़ बताई थी कि एटम जो होता है वो क्या होता है ना। तो इसने कौन सी चीज़ बोली थी कि हर जो मैटर मैटर अपन पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, है ना। तो जो मैटर होता है, तो मैटर जो होता है वो काफ़ी छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसने अपनी जो थियरी दी थी उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था, है ना, वो क्या था कि मैटर जो होता है ना, मतलब सारा ही मैटर, पूरी दुनिया में किसी भी मैटर को हम ले लें तो सारा मैटर किससे मिलकर बनता है, बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिनको क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। समझ आ रही ना बात ये। इसके बाद तो मतलब विद प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली कि एटम के अंदर भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, बट इनके टाइम मतलब इन्होंने जब अपनी थियरी प्रपोज की थी उस टाइम की बात है कि मैटर जो होगा उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसके बाद आगे उसको हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। समझ आ गई बात ये। फिर दूसरी चीज जो इन्होंने बोली थी वो कौन सी थी, ये भी मतलब मोर और लेस वही पॉइंट है कि एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं। अल्टीमेट मतलब फिर इनके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, और कौन सी चीज होती है, ये जो एटम्स होते हैं इनको क्या नहीं किया जा सकता, तो हम बोलेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में इनको ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो भी अपन ने किस में देखा था, दैट वाज इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ये ध्यान ये है ना, कौन सी चीज, तो हमने बोला कि एटम्स जो होते हैं दीज आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, मतलब ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और फिर कौन सी चीज बोली अगली इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम पर क्या नहीं होता, एटम्स न तो डिस्ट्रॉय होते हैं और न ही उनको क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है बात ये, है ना। जो क्या रहेगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना। उसके बाद फिर अगली चीज जो इन्होंने बोली वो कौन सी, कि ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना। उनका हम साइज देख लें, उनका हम मास देख लें, या उनकी हम क्या देख लें, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, वो क्या रहेंगी, एक जैसी होती हैं, है ना। अब इसको थोड़ा और ढंग से हम समझें, नहीं तो अभी अपने पॉइंट इन अ वे पढ़ दिया, है ना, कि एक एलिमेंट, जैसे एलिमेंट मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक ऐसा वाला मैटर जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो उसके जो सारे के सारे पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ऐसा वाला जो मैटर होता है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है ना। जैसे कि ये आयरन का टुकड़ा है, ठीक है ना। जैसे आयरन का टुकड़ा है तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि आयरन जो है इसको यदि हम क्या करते जाएं, इसको हम पीसेस में तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो कौन सी चीज होगी, हर एटम जो अलग अलग होता जा रहा है फाइनली वो किसका है, वो एक ही जैसा है। समझ आती है ना बात ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर एलिमेंट्स। समझ आती है ना बात ये। एलिमेंट मतलब क्या, तो हम बोलेंगे ऐसा वाला मैटर, ठीक है, जिसको सब डिवाइड करने पर कौन सी चीज हो जाती है, हमको एक ही टाइप के एटम्स मिलते जाते हैं। ठीक है, जो जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज में एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे, है ना। आइसोटोप्स वगैरह के बारे में आगे जानकारी अपनी को मिलेगी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, मास में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, बट अभी अपन प्राइमरीली किसकी बात करें, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, तो इसमें आइसोटोप्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। समझ आ रही है बात ये, है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि डाल्टन के हिसाब से क्या था, तो डाल्टन के हिसाब से क्या था कि एक ही एलिमेंट के सारे जो एटम्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, तो दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, कि उनका मास सेम होता है, उनका साइज जो होता है वो सेम होता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया ना, है ना, कि एक ऐसा वाला मैटर जिसके सारे पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। ठीक है,
और उनकी प्रॉपर्टीज ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, दे आर आइडेंटिकल, है ना। तो क्या पॉइंट था तीसरा वाला, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं कौन सी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। यदि हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें ना, जैसे कि आयरन है या सिल्वर है या गोल्ड है, ठीक है, तो इनके जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मतलब इनका मास भी अलग रहेगा, इनका साइज भी अलग होता है, और क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है ना। जैसे आपने आयरन भी देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में, है ना, आपने क्या भी देखा होगा, सिल्वर भी देखा होगा, या आपने गोल्ड भी देखा होगा। तो गोल्ड कैसा दिखता है, दैट इज येलो। सिल्वर को हम क्या बोलते हैं, इट इज सिल्वरी वाइट। समझ आती है ना बातें। आयरन नॉर्मली हम जो देखते हैं रस्टेड आयरन होता है, बट कौन सी चीज रहेगी, इट इज ब्राउनिश ब्लैक, इस टाइप का कुछ अपीयरेंस होता है आयरन का, ठीक है। तो अभी सभी कैसे इनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है, जिसको देखकर इनको हम पहचान पाते हैं कि ये वाला एलिमेंट ये है और ये वाला एलिमेंट ये है। समझ आ रही है ना बातें। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं इनके जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनका साइज भी डिफरेंट होता है, उनका मास भी डिफरेंट होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, साइज सेम होता है, मास सेम होता है। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उनका साइज भी डिफरेंट होता है, मास भी डिफरेंट होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल गोल्ड सिल्वर आयरन का देखा हमने, ठीक है। फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एटम्स जो होते हैं ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे मैटर का ये सबसे छोटा हिस्सा होता है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन में, है ना। क्या बोलेंगे, एटम क्या होता है, मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा होता है जो क्या करेगा, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आ गई बात समझ में, है ना। मतलब जब केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे ये आयरन का टुकड़ा है तो पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन कैसे होगी, एक एक एटम की अलग अलग होती है। समझ आ गई ना बात। तो हम क्या बोलते हैं कि फंडामेंटली क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ना। मतलब मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम क्या करेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं कौन सी है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। ये कभी भी किसमें फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमेशा किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, होल नंबर में, है ना। क्योंकि एटम जो होता है इनकी थ्योरी के हिसाब से क्या नहीं होता, आधा हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो एटम्स जो होते हैं ये हमेशा कैसे कंबाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम्स होते हैं जब भी कंबाइन करते हैं तो हमेशा किसमें होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं, जिनसे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। एटम्स जो रहेंगे सेम एलिमेंट के या अलग अलग एलिमेंट के, ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो आपस में कंबाइन करते समय हमेशा क्या करेंगे, ये होल नंबर रेशियोज में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जिनसे क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनते हैं या फिर कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। इसके बाद से कौन सी चीज बोलते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। ये अपन ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस देखा था, है ना। ये उसी का स्टेटमेंट है कि जो रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं गिवन कंपाउंड में। जैसे वाटर में हमने बोला था तो 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और एक ऑक्सीजन का, CO2 हमने बोला था तो एक कार्बन रहेगा और क्या रहेगा, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो कौन सी चीज बोली हमने कि जो रिलेटिव नंबर होता है और जो एटम्स का टाइप होता है वो एक गिवन कंपाउंड में हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट ही होता है। क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट जो था इनकी थ्योरी का वो कौन सा, कि एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन, है ना। मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग रेशियोज में कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। समझ आती बात ये, है ना। जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनको यदि क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे 1:1 मिला देंगे तो उससे क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन यदि इसको हम 1:2 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आती बात ये, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ अलग अलग रेशियोज में कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनसे क्या भी बन सकता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड भी, यदि दोनों कैसे जुड़ जाएंगे 1:1, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन यदि 1:2 जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। मतलब क्या जरूरी नहीं है, तो हम बोलते हैं जरूरी नहीं कि दो एलिमेंट्स मिलकर हमेशा क्या बनाए, एक ही टाइप का कंपाउंड बनाए। दो एलिमेंट्स मिलकर क्या करेंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे, तो हम बोलेंगे उनके प्रपोर्शंस अलग अलग करते हैं तो, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो 1:1 में जोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। और यदि वो 1:2 में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट लास्ट वाले क्या स्टेट करता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे दे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म व्हाट, टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में ही क्या था, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट इन डिफरेंट रेशियोज। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सारे पॉइंट्स अपन ने समझ लिए अच्छे से, ठीक है। अब इसके आगे अपन क्या देखेंगे, दैट इज ड्रॉबैक्स एंड डाल्टन्स थ्योरी के बेसिस पे हमने वो जो दो लॉ पढ़े थे उनका वेरिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू।